गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 13 फेब और है संडे। आज हम पूरे वीक की करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है सैफरॉन बोल प्रोजेक्ट। इसके बारे में जानते हैं, कॉन्टेस्ट जानते हैं। इसका मतलब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या कहा है नेक्टर ने, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच ने क्या करा है, सैफरॉन बोल प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया है कि वो क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे सैफरॉन का अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में। सैफरॉन क्या होता है, केसर जिसको हम बोलते हैं। टोटल कॉस्ट इसमें कितनी लगेगी, इस वाली प्रोजेक्ट में 17 लाख रुपए लगेगी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में। नेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेक्टर एक ऑटोनोमस बॉडी है जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, जो क्या करेगी, इस प्रोजेक्ट को चलाएगी और एक्सप्लोर करेगी फैसिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग सैफरॉन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सेम क्वालिटी एंड हायर क्वांटिटी के साथ। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 में इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहाँ है। ये हमारा महान भारत, और इधर जूम करके देख सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश, और इसके बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, नागालैंड, ये सब, मणिपुर, आपको सब देखने को मिलेंगे। क्यों है इसको एक्सटेंड करने की, सैफरॉन की कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट में रीजन में क्यों है इसको एक्सटेंड करने की, क्योंकि क्या हुआ है कि सैफरॉन की प्रोडक्शन क्या है, कन्फाइंड है, थोड़ी सी कम है, स्पेसिफिक रीजन में, सिर्फ कश्मीर में ये होती है। नेशनल सैफरॉन मिशन क्या है कि हम क्या करें, बहुत सारे एरियाज़ में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या करें, सैफरॉन को कल्टीवेशन करें, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन क्या है, टू लो है, बहुत ही कम देखने को इसकी प्रोडक्शन मिलेगी। इसकी हम कल्टीवेट कितने करते हैं, इसको 6 to 7 टन इसको हम कल्टीवेट करते हैं, जबकि हमारी डिमांड क्या है, 100 टन की हमारी इसकी डिमांड है। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ सैफरॉन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे कल्टीवेशन सैफरॉन की सिक्किम में और मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में। इसकी ह्यूज सिमिलरिटी है। हम क्यों इसको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में करें, क्योंकि ह्यूज सिमिलरिटी देखने को मिलेगी वहाँ के क्लाइमेट में, जियोग्राफिकल कंडीशन में, कश्मीर के जैसा ही वहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश को देख लेते हैं, गुड ग्रोथ है ऑर्गेनिक सैफरॉन की विद फ्लावर्स। मेघालय में देख लेते हैं, सैंपल प्लांटेशन बहुत अच्छा है वहाँ पर, और चेरापूंजी में, महेश्वरम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी। इट विल ऑल्सो डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर को बढ़ाएगा और प्रोवाइड करेगा नई अपॉर्चुनिटी वहाँ के फार्मर के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। सैफरॉन क्या होता है, सैफरॉन की इंपॉर्टेंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे सैफरॉन एक प्लांट हुज ड्राइड स्टिग्मा, यानी कि उसके क्या होंगे, थोड़े बाल बाल देखने को आपको मिलेंगे, जो सैफरॉन स्पाइसेस है, सैफरॉन स्पाइसेस में यूज़ होता है। सैफरॉन कल्टीवेशन को हम क्या कर सकते हैं, कश्मीर में इसको लाया गया था सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स के द्वारा फर्स्ट सेंचुरीज में। ये एसोसिएटेड है, एक ट्रांजिशनल है कश्मीर का, कश्मीर कोशाइन का, और ये रिच कल्चरल है वहाँ का देखने को मिलेगा। ये बहुत प्रीसियस है और कॉस्टली प्रोडक्ट है। संस्कृत में सैफरॉन को क्या बोलते हैं, बहुकम बोलते हैं। इसको कल्टीवेट और हार्वेस्ट करते हैं कैरीवा हाईलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हेल्थ को क्या करता है, रिजुवेनेट्स करता है। कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। जैसा भी मैंने बताया, ये ट्रांजिशनल है कश्मीर का। इसके रीज़न क्या है कल्टीवेशन करने के लिए, और इसकी कंडीशन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशंस, ये कब कब होता है, मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई में ये देखने को मिलेगा, और फिर अगस्त और सितंबर में भी कुछ प्लेसेस पर ये होता है। इसके फ्लावरिंग कब आती है, अक्टूबर में आती है। इसकी कंडीशन क्या है, एल्टीट्यूड यानी कि कितनी हाइट पर ये होता है, 2000 मीटर अबव द सी लेवल, और इसको सनलाइट करे चाहिए 12 घंटे की। सोइल कैसी इसके लिए चाहिए, कैल्सीरियस सोइल्स इसको चाहिए, जो सोइल जिस सोइल के अंदर कैल्शियम और कार्बोनेट देखने को मिलेंगे। ह्यूमन रिच एंड वेल ड्राइंड सोइल चाहिए इसको, जिसका पीएच किसके अंदर होना चाहिए, 6 and 8 के अंदर होना चाहिए। क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको, सैफरॉन को एक क्लाइमेटिकली समर एंड विंटर इसको टेम्परेचर चाहिए, यानी कि समर कितना हो, 35 और 40 से ज़्यादा ना हो, और विंटर कितना हो, -15 और -20 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस ना हो। मेजर सैफरॉन प्रोडक्शन रीजन इंडिया में कौन कौन से हैं, जैसा भी मैंने बताया, जम्मू एंड कश्मीर आपको देखने को मिलेगा। और पेपोर रीजन क्या है, यहाँ का सैफरॉन बोल बोला जाता है कश्मीर का, ये इंपॉर्टेंट है। पेपोरॉन रीजन ये मेन कंट्रीब्यूटर है सैफरॉन प्रोडक्शन में। देख लेते हैं अब अदर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग सैफरॉन, बडगम जैसे श्रीनगर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सैफरॉन का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी कश्मीरी सैफरॉन को जीआई टैग भी मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा है, अभी इनॉग्रेट करा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को। किसकी स्टैचूज को, रामानुजाचार्य को। इंडिया ने भी सेलिब्रेट किया है अपना 1000th बर्थ एनिवर्सरी एज अ फेस्टिवल ऑफ इक्वलिटी को। देख लेते हैं बेसिक
क्या है स्ट्रक्चर के बारे में, 216 फीट का आपको टॉल देखने को मिलेगा, जो कि बना है किससे, पंच लोहा से देखने को मिलेगा। पंच लोहा मतलब जिसके अंदर 5 मेटल हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। इट इज़ ए अमंग वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैचू है, जो कि सिटिंग पोजीशन में टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। स्टैचू क्या है, 54 मीटर फीट हाइट पर है, जो कि जिसको बोला जाता है बद्रा व्याधि। इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि रामानुजन जी थे जिन्होंने इक्वलिटी को, सोशल इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था पहले के ज़माने में, जब लोग कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते थे। ही टुक द एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन फैलाई हर जगह। वासुदेव कुटुम्बना, उन्होंने फैलाया। कुटुम्बनम क्या होता है, ऑल द यूनिवर्स इज ए फैमिली, ऑल यूनिवर्स क्या है, एक फैमिली है। रामानुजन क्या थे, लिबरेटेड मिलियंस करा उन्होंने, मिलियंस, सोशल कल्चरल जेंडर एजुकेशन फैलाई, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने ख़त्म किया। रिगार्डनेस ऑफ ए नेशनलिटी, जेंडर, रेस, कास्ट और क्रेड को भी उन्होंने ख़त्म किया। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने क्या करा है कि इंडिया बहुत जल्दी क्या करने वाला है, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है अगस्त 2022 में। इससे पहले हम क्या क्या लॉन्च कर चुके हैं, आदित्य कर चुके हैं, आदित्य L1, गंगयान, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 3 जो हम कर रहे हैं, और मंगलयान 2 और शुक्रयान भी जो हम वेनस पे भेजेंगे वो हम लॉन्च कर चुके हैं। देख लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन क्या है। पहले इससे पहले चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 2 हमारा गया था, लेकिन गाइस वो फेल मार गया था। चंद्रयान 2 जैसे हम देख लेते हैं, हमारा रॉकेट गया था GSLV के द्वारा। इसमें क्या था, एक आपको देखने को मिलेगा लैंडर, एक ऑर्बिटल और एक रोवर। ऑर्बिटल तो अपनी जगह पर चला गया था, लेकिन लैंडर क्या हुआ था, लैंडर वहाँ पर मिसगाइड हो गया, लेकिन लैंडर वहाँ पर जा नहीं पाया सही से। फिर लैंडर नहीं गया तो उसके अंदर ही रोवर था। रोवर किस लिए होता है, सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। लैंडर क्या होता है, जो सिर्फ लैंड करता है मून के सरफेस पर, जो सिर्फ लैंड करता है। सिर्फ हमारा ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल जो हमारा है वो अब भी वहीं पर है, जिसके द्वारा हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 हमारा क्या है। ये चंद्रयान 2 हमारा देख लेते हैं, जुलाई 2019 में गया था लूनार साउथ सरफेस से। पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि जापान ने भी चलाया था 2024 के लिए, लेकिन हमारा ऑर्बिटल में गया नहीं था, सिर्फ ऑर्बिटल हमारी वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन। अभी मैंने जैसे आपको बताया जापान में ये सब हुआ था। ये चंद्रयान 2 मिशन, इसमें एक ऑर्बिटल था, एक लैंडर था, एक रोवर था। ये ऑर्बिटल क्या था, 1000 किलोमीटर ऑर्बिट था। स्टडी था, मून को स्टडी करने के लिए हम जाए थे। लैंडर को क्या बोला गया था, विक्रम, और विक्रम को क्या बोला गया था, जो हमारा रोवर था उसको क्या बोला था, साराभाई बोला गया था, और प्रज्ञान बोला गया था। देख लेते हैं ये हमारा GSLV और PSLV क्या होती है। GSLV क्या होती है, जो जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होते हैं, और PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं। ये थोड़ी सी PSLV क्या होती है, GSLV से छोटी होती है, और इनके बूस्टर जो लगे होते हैं, बूस्टर देख सकते हैं आप, ये सब बूस्टर हैं। ये बड़े बड़े बूस्टर आपको देखने को मिलेंगे, ये छोटे होते हैं PSLV में, देन GSLV। और GSLV क्या होती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूमने को मिलेंगे, और PSLV पोलर ऑर्बिट में घूमने को मिलेंगी, जो नाम से ही आपको पता चल सकता है। पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप एंड इंडिया, इस आर्टिकल में हम ट्राइलेटरल रिलेशनशिप को समझेंगे। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट है। कंटेस्ट क्या है इसका, मतलब न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली क्या करा है, जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उनके लीडर ने क्या करा है, जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने क्या करा है, गवर्नमेंट पर क्वेश्चन उठाए कि आप क्या फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, जबकि इंडिया चाइना एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, अपोजिशन हैज क्रिटिसाइज द करंट पॉलिसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर। लेकिन इसके रेस्पॉन्स में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है ये इसकी वजह से नहीं आए, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से एक साथ नहीं आए, बहुत दिनों पहले से, यानी कि बहुत सालों से पहले से हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन पाकिस्तान और चाइना का अच्छा देखने को मिलेगा। देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप का। पाकिस्तान क्या था, बहुत सालों पहले एक यूनाइटेड स्टेट लेड एंटी कम्युनिस्ट मिलिट्री पैक्ट था, जिसके अंदर सीटो और सेंटो का वो पार्ट देखने को मिलता था, नॉन सोवियत ब्लॉक एंड चाइना का अंडर मियो जेडोंग के वॉज द अदर साइड ऑफ द एसिल। और अदर हैंड में इंडिया क्या था, वर्किंग कर रहा था रिलेशनशिप बनाने की विद चाइना के साथ, जो कि अप्रोच कर रहा था पॉलिसी ऑफ पंचशील को टुगेदर अप्रोच करने के साथ, यानी कि अचीव करने के साथ। हाउएवर दिस रिलेशनशिप क्विकली चेंज ड्यू टू द वॉर, ये रिलेशनशिप क्या हुई, चेंज हो गई, जबकि इंडिया और चाइना का वार हुआ 1962 में। ये सीटो देख लेते हैं, और सेंटो क्या होता है, सीटो होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जबकि सेंटो होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो पाकिस्तान जिसका पार्ट था यूनाइटेड स्टेट का।
लेकिन 1962 में क्या हुई, इंडिया चाइना वार हुई, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन बेकार हो गए। जबकि उससे पहले भी इंडिया ने चाइना ने क्या करा था, पंचशील प्रिंसिपल अपना रखे थे। इसके अंदर क्या था कि कोई भी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को इंडिया को क्या करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन रहेगा, इक्वलिटी और रिस्पेक्ट में रहेंगे, म्यूचुअल इनकोऑपरेशन यानी कि एग्रेशन नहीं रहेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और पीसफुली कोऑपरेशन करते रहेंगे। लेकिन 1962 के वॉर के बाद क्या हुआ, बॉन्डी एग्रीमेंट हुआ 1963 में। पाकिस्तान ने क्या करा, सक्षम वैली को क्या दे दिया, चाइना को दे दिया। इसको हम मैप से समझते हैं, देख सकते हैं आप, ये हरा वाला रीजन आपको पीओके दिखेगा, ये रेड वाला सक्षम वैली, और ये 1962 में अक्साई चीन जो चाइना ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद क्या करा, पाकिस्तान ने पीओके में तो कब्जा कर लिया था, ये साक्सम जो झील है, साक्सम जो वैली है, इसको किसको दे दिया, चाइना को दे दिया, कि ये समझ के कि चाइना क्या करेगा, पूरी मिलिट्री है उसके पास अच्छी, वो इंडिया पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। ये क्या, साक्सम वैली क्या कर दी थी इंडिया को, वो चाइना को दे दी थी पाकिस्तान ने। एग्रीमेंट भी साइन करा किसने, पाकिस्तान ने। करोकोलम हाईवे बनाएंगे हम किस में, पीओके वाले रीजन में, जो पाकिस्तान और चाइना ने 1970 में जॉइंटली बनाया था। तो देख सकते हैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन रिलेशनशिप चाइना और पाकिस्तान की बहुत अच्छी है 1970 और 80 में, क्योंकि क्या करा है, जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, चाइना देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, जो अब हैं। 1974 में उनको डिवाइस भी दी थी टेस्ट करने के लिए। चाइना ने प्लेट करा है एक सिग्निफिकेंट रोल हेल्पिंग पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया। 1986 में इन्होंने क्या करा था, एक एग्रीमेंट को भी साइन किया था, जिसमें ये कहा था कि हम तुमको क्या देंगे, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। 1991 में क्या करा, चाइना ने एक एग्रीड करा पाकिस्तान के साथ कि हम इंडिजिनियसली डेवलप करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। आफ्टर इंडिया ने क्या कर लिया था, न्यूक्लियर डिवाइस 1998 में टेस्ट कर लिया था। पाकिस्तान फॉलोड करता है सूट लार्जली ड्यू टू द हेल्प फ्रॉम चाइना की तरफ से जो आ रही हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया चाइना की टाइप की। 1988 में क्या करा था, अप्रोच करा था राजीव गांधी ने कि हम क्या करेंगे, वाटरसीड मूवमेंट चलाएंगे, जो कि हम क्या करेंगे, चाइना के साथ अच्छा कोऑपरेशन बनेंगे, सिर्फ ट्रेड में, इकोनॉमिक लेंस एंड फोकस ऑन ट्रेड हम करेंगे। लेकिन इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स चाइना फॉलोड करने लगा अप्रोच हमारे को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999 में चाइना ने खुद पाकिस्तान को एडवाइस करा, जिसकी वजह से हमारे रिलेशन क्या हुए, ख़राब हो गए, कि ये कहा था कि आप सेल्फ अपने कंट्रोल करो, पहले अपने आप को बचाओ। चाइना ने अडोप्ट किया था सिमिलरिटी क्वेश्चंस अप्रोच आफ्टर द पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2002 में। ऑपरेशन पराक्रम बिल्डअप हुआ एज वेल एज मुंबई टेरर अटैक मिला 2008 में। जब चाइना और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे तो हिंदी चाइना भाई भाई के नारे लगते थे। अब देख सकते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया चाइना पाकिस्तान ट्रायंगल का। यूएस इंडिया के क्लोज आया, यूएस क्या हुआ, इंडिया के क्लोज आया, जो कि पहले पाकिस्तान के क्लोज देखने को मिलता था। स्टार्टिंग बाय द न्यूक्लियर डील 2005 में उन्होंने न्यूक्लियर डील की। और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जिसके द्वारा उसने क्या करा, पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। देख सकते हैं BRI आपको देखने को मिलेगा। BRI का मकसद है कि किस तरीके से हम लैंड को और पूरे वर्ल्ड के लैंड को और सी को कनेक्ट करें अपने ट्रेड के फ़ायदे के लिए। देख सकते हैं आप सीपैक रूट आपको देखने को मिलेगा, ये ग्वादर पोर्ट से चाइना के कासगर रीजन में कनेक्ट देखने को मिलेगा। और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्स के द्वारा चाइना क्या करना चाहता है, इंडिया को घेरना चाहता है। अगस्त 2019 में क्या करा, अब्रोगेट कर दिया हमने आर्टिकल 370 को, जिसमें क्या गया, जम्मू एंड कश्मीर को क्या करा, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसका स्टेटस हटा दिया। चाइना और पाकिस्तान उसके और भी क्लोज आ गए। 2020 में चाइना ने साइन की एक डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान के साथ, जिसमें कोऑपरेशन किया पाकिस्तान आर्मी ने एंड पीपल लिबरेशन आर्मी ने PLIA ने। पाकिस्तान ने चाइनीज़ मेड कॉम्बैट ड्रोन्स भी बनाए हैं, अनमेड कॉम्बैट एरियल व्हीकल भी बनाए हैं। पाकिस्तान ने किसी भी कंडीशन में चाइना को क्या करा है, हमेशा सपोर्ट किया है। जैसे साउथ चाइना सी और ताइवान, जिनजियांग एंड तिब्बत वाला रीजन तो उसने पूरा कब्जा रखा है। देख सकते हैं आप, चाइना में एक जिनजियांग वाला रीजन है जहाँ पर उइगर मुस्लिम रहते हैं। चाइना ने हर तरफ और पाकिस्तान ने हर तरफ से क्या करा है, चाइना को सपोर्ट करा है। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है 100 ईयर्स हो गए हैं चौरी चौरा इंसिडेंट को। इसका ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं इसका कंटेस्ट क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या करा है, ट्रिब्यूट पेड करा है हीरोज़ को जो फ्रीडम स्ट्रगल थे, इसमें 100 ईयर्स चौरी चौरा इंसिडेंट में। चौरी चौरा एक टाउन आपको देखने को मिलेगा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी की है। 4 फरवरी 1922 में, अभी जो 4 फरवरी गई है उसमें चौरी चौरा के 100 ईयर हो गई हैं। 4 फरवरी 1922 में क्या हुआ था, टाउन के अंदर कुछ लोगों ने क्या करा था, बहुत सारे पुलिसमैन को मार दिया था, क्योंकि एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। क्राउड ऑफ एन पीजेंट्स सेट फायर टू एन पुलिस स्टेशन
जिसने 22 पुलिसमैन को मारा था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने क्या करा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। इसका बैकग्राउंड क्या है इंसिडेंट का, 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट दी गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जिसने इन्वॉल्व किया स्वदेशी एंड बाइकआउट करेंगे हम फॉरेन गुड्स को, स्पेशली मशीन मेड क्लोथ्स एंड लीगल एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था और उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ। चोरी चोरा इंसिडेंट देख लिया हमने, 4 फरवरी को हुआ था। तो क्या हुआ था इसके अंदर, बहुत सारे पहले तो पुलिस वालों ने क्या करा, लोगों को मारा। फिर लोगों ने क्या करा, पुलिस वालों को एक स्टेशन में बंद हो गए, जिसके अंदर उन्होंने क्या करा, आग लगा दी मुंद्रा बाजार के पास। पुलिस फायर कर दिया क्राउड पे, किलिंग सम पीपल, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, जिसमें क्या हुआ, एस्केप हुआ और बहुत सारे पकड़े भी गए, जिनमें रिलेशन ऑफ ब्रिटिश ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया, एग्रेसिव दिखाया, सेशन कोड बिठाया, जिसके अंदर 172 लोग 225 लोग एक्यूज हुए और 19 में क्या हुए, फांसी पर भी चढ़े। महात्मा गांधी का रिएक्शन क्या था इसके अंदर, महात्मा गांधी ने क्या करा, बहुत सारे जब लोग मरे तो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपना क्या करा, वापस ले लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने उनकी निंदा भी की। देख लेते हैं गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल है 2 न्यू रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं। आज हम ये इम्पोर्टेंट है, आज हम इसके बारे में सब जानेंगे कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, इन्हें कैसे ऐड किया जाता है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, कॉन्टेस्ट क्या है इसका, रिसेंटली वर्ल्ड वेटलैंड डे अभी आपने जानते होंगे आप, बनाया है 2 February 2022 में पूरे वर्ल्ड में। ऑन द ओकेजन नेशनल वेटलैंड डिकेटेड चेंज एटलस आपको देखने को मिलेगा इसरो के द्वारा। द ओरिजिनल एटलस वाज रिलीज बाय एसएके इन 2011। जो दो रामसर साइट जुड़ी हैं उनका नाम है कैजीदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी में, जो अनाउंस हुई है इस ओकेशन पर। क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, हमने कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड को अडॉप्ट किया था 2 फरवरी 1971 में, जो कि रामसर में ईरान की जो एक सिटी देखने को मिलेगी। ये रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो प्रोवाइड कराती है कि हम किस तरीके से वेटलैंड को कंजर्व करें। कंट्रीज इसमें मोस्ट रामसर साइट्स यूके में आपको देखने को मिलेगी 175, फिर मैक्सिको में है 142 और रामसर लिस्ट में बोलिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया में आपको रामसर यानी कि वेटलैंड देखने को मिलेगी। इसको फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था 1997 में। इसकी 2022 की थीम क्या है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड एंड इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, वेटलैंड एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके अंदर मैंग्रोव, मार्चेस, रिवर्स, लेक्स, डेल्टास आपको देखने को मिलेगी, फ्लूड्स, प्लांट्स एंड फ्लोडिड फॉरेस्ट, रिच फ्लूड्स, फील्ड्स, कोरल लीव्स, मैराइन एरिया आपको देखने को मिलेगा जो कि 6 मीटर से कम गहरा होता है। एज वेल एज ना ह्यूमन मेड भी ये होता है, जिसके अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड्स एंड रिजर्वोयर आते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, वेटलैंड एक क्रिटिकल पार्ट है हमारे नेचर और इन्वायरमेंट का। ये मिटिगेट करता है फ्लोड्स को, प्रोटेक्ट करता है कोस्ट लाइन्स को एंड बिल्ड करता है कम्युनिटी रिसिलियंस टू ए डिजास्टर। ये बचाता है फ्लोड्स से, एब्जॉर्ब करता है पॉल्यूटेंट्स और इम्प्रूव करता है वाटर की क्वालिटी को। क्रिटिकल टू ह्यूमन एंड प्लानिट लाइफ, इस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, जैसे कि 1 बिलियन पीपल इस पर डिपेंड है, जिसमें कि 40% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज इसके अंदर रहती हैं। ये विटल सोर्स ऑफ फूड है, रॉ मटेरियल्स के लिए, जेनेटिक्स रिसोर्सेज के लिए, मेडिसिन के लिए और हाइड्रो पावर के लिए। 30% ऑफ लैंड बेस्ड कार्बन आपको इसमें पेटलैंड देखने को मिलेगा। पेटलैंड क्या होते हैं, ये जो हम छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं मिट्टी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें पेटलैंड बोलते हैं। इसके लिए ट्रेड्स क्या हैं यानी कि इसके लिए कंसर्न क्या है वेटलैंड के लिए, IPBES इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस आपको देखने को मिलेगी, जो ग्लोबल असिस्टेंट यानी कि बताती है कि वेटलैंड क्या है, बहुत ज़्यादा खतरे में है। ये डिसअपीयरिंग हो रहे हैं 3 टाइम फास्टर देन फॉरेस्ट से, 3 टाइम फास्टर, किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को द ट्रीट टू ए वेटलैंड विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट डालेंगे 40% ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना पे, यानी कि एनिमल और बर्ड पे। मेजर ट्रेड्स क्या हैं इसके, एग्रीकल्चर पे डालेंगे, डेवलपमेंट पे, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसका स्टेटस क्या है वेटलैंड का इंडिया में, इंडिया के पास क्या है 49 रामसर साइट आपको देखने के मिलेंगी। ये वनडे का क्वेश्चन है। कवरिंग एन एरिया ऑफ एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगी, साउथ चाइना एशिया में। जो 2 जुड़ी हैं उनका नाम क्या है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी में है और कजीदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। देख लेते हैं इंडिया के पास 19 टाइप्स ऑफ वेटलैंड है, जिसमें गुजरात में सबसे ज़्यादा वेटलैंड आपको देखने को मिलेंगे 17.56% टोटल जियोग्राफिकल एरिया की द्वारा।
इट इज़ फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश में उसके बाद, उत्तर प्रदेश में उसके बाद और वेस्ट बंगाल में उसके बाद आपको देखने को मिलेंगी। तो गाइस कुछ क्वेश्चन लगाएं, इनका आंसर कमेंट में दें। आर्टिकल है सेकंड फेज ऑफ सीपैक। सीपैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी क्या करा है, पाकिस्तान ने साइन किया है न्यू एग्रीमेंट चाइना के साथ, जिसमें बताया है कि सेकंड फेज़ के लिए चाइना ने क्या क्या है, पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे दिए हैं, USD $60 बिलियन दिए हैं, जिसकी वजह से क्या हो, सेकंड फेज़ चल सके सीपैक का। अर्ली पाकिस्तान ने क्या करा था, डिस्कस किया था, तालिबान लेड अफगानिस्तान ज्वाइनिंग द मल्टी बिलियनियर डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, कि सीपैक को क्या कर सकें, अफगानिस्तान तक कनेक्ट कर सकें। देख लेते हैं सीपैक क्या है। ये जो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का एरिया, ये POK से निकल रहा है, कासगर चाइना में जिनजियांग है उससे, और ग्वादर पोर्ट तक ये सीपैक जा रहा है। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से इम्पोर्टेंट है। ये चाइना क्या चाहता है कि सीपैक की तरफ से क्या कर सके, ये चाइना को और पाकिस्तान को कनेक्ट कर सके और इंडियन ओशन में उतर सके। तो देख लेते हैं इसका क्या है। द सेकंड फेज प्राइमरली रिवॉल्व्स अराउंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आएगा, डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें होगा। देख लेते हैं सीपैक क्या है। सीपैक जैसा मैंने बताया 3000 किलोमीटर का एक लॉन्ग रूट मिलेगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है चाइना के नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग रीजन को, किससे, ग्वादर पोर्ट से, इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान इन पाकिस्तान। इट इज़ एन बायलैटरल प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जो कि प्रमोट करता है कनेक्टिविटी को पाकिस्तान और चाइना की, कि इसमें क्या करेंगे, हाईवेज बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, पाइपलाइंस बनेंगे और बहुत सारी एनर्जी इंडस्ट्री इससे क्या होगी, डेवलप देखने को मिलेगी। इट विल पे द वे फॉर द चाइना एक्सिस द मिडल ईस्ट, यानी कि इससे क्या होगा, चाइना मिडल ईस्ट तक पहुंच सकता है और अफ्रीका रीजन तक भी चाइना पहुंच जाएगा। एनेबलिंग चाइना टू एक्सिस द इंडियन ओशन तक भी, जैसे मैंने आपको बताया, पहुंच जाएगा। सीपैक एक पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। BR जो है, BRI ये लॉन्च किया था 2013 में। ये क्वेश्चन जो है SSC में आया था। इसका एम क्या था, लिंक कर सके साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को और गल्फ रीजन को चाइना से, अफ्रीका और यूरोप को भी। देख लेते हैं BRI क्या है। BRI क्या है, चाइना चाहता है कि किसी तरीके से हम पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकें, लैंड के माध्यम से और सी के माध्यम से कनेक्ट कर सकें। जो लैंड का रूट बताया है, इसमें बताया है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इसका नाम है। जो मैरीटाइम रूट है इसका नाम है मैरीटाइम सिल्क रोड। देख सकते हैं रेड कलर के, पूरे वर्ल्ड को लैंड के माध्यम से कनेक्ट करने का। और ये देख सकते हैं, ये जो रेड सी लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, सीपैक है, जिससे क्या होगा, इंडियन ओशियन और अफ्रीका और मिडल ईस्ट में क्या होगा, चाइना पहुँच पाएगा। पहले क्या होता था कि बहुत लंबा रास्ता इसको काटना पड़ता था, पैसिफिक ओशियन से आना पड़ता था और इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से नीचे को आना पड़ता था, तो बहुत लंबा पड़ जाता है। अब क्या होगा, चाइना सीपैक बना रहा है, यह जिनजियांग रीजन से ग्वादर पोर्ट में इंडियन ओशन में उतरेगा, फिर मिडल ईस्ट में अफ्रीका तक इसको एक्सेस मिल जाएगी। अब इंडिया का स्टैंड क्या है ये जानते हैं आप, ये POK एरिया में बना हुआ है और POK क्या है, इंडिया के लिए खुद कंसर्न देखने को मिलेगा। इसमें हमेशा पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट रहता है, जबकि ये इंडिया की ही टेरिटरी है। इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोटेस्टेड टू चाइना और इंडिया के रिलेशन भी अच्छे नहीं हैं। चाइना सीपैक से इंडिया क्या करता है, हमेशा ही प्रोटेस्ट करने को दिखता है POK वाले रीजन में। इंडिया एक मेंबर है, लेकिन क्वाड कंट्री क्या है, क्वाड कंट्री इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसको हमेशा टैकल करने को देखने को मिलेंगी। किसको, BRI को। मेंबर कंट्रीज ऑफ द क्वाड हैव कम अप विद द सम अल्टरनेटिव्स के साथ, और क्वाड ने बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं। जैसे ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, ब्लू डॉट नेटवर्क है, चाइना बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ को क्या करता है, लोन देता है और उनके अंदर क्या बनाता है, पोर्ट बनाता है, और फिर वो पोर्ट क्या होते हैं, फेल मार देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम्बतोटा पोर्ट, उस पर भी कोई भी जहाज़ नहीं जाता, वो फेल मार गया है। एक है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि G7 कंट्रीज़ के मेंबर्स ने बनाया था। इसमें क्या बनाया था, चाइना जो लोन देता है वो अब क्या होंगे, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड देंगे लोन, और इसमें क्या होगा कि लोन में आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। चाइना क्या करता है, डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा लेता है, लोन देने के बाद कंट्रीज़ को अपनी तरफ कर लेता है, उनमें सारा इन्वेस्टमेंट करके उन्हें लोन दे देता है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं व्हाट विल बी द सीपैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ द इंडिया पर क्या इम्प्लीकेशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा है इससे, क्योंकि POK में जा रहा है सीपैक कॉरिडोर इज ऑल्सो परसीव्ड टू बी एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक रोड देखने को मिलेगा। ये कश्मीर वैली में इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर। चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या होता है कि इंडिया को चारों तरफ से क्या कर रखा है, चाइना ने घेर रखा है। जैसे आप देख सकते हैं, सीपैक बना दिया और मालदीव्स में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, श्रीलंका तो पूरा ही उसने खरीद रखा है, हम्बनतोता पोर्ट, और यहाँ म्यांमार में भी क्या कर रखा है, उसने खरीद रखा है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। अब देख लेते हैं
विद द एक्साइटिंग प्रेजेंस इन चिटगोन पोर्ट बांग्लादेश में, जैसे मैंने आपको बताया, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में, पोर्ट सूडान में बहुत सारा, मालदीव्स में, सोमालिया में, सीचील्स ने इससे बहुत सारा क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन चाइनीज़ का डोमिनेंस भी है ट्रेड के माध्यम से। अब देख लेते हैं स्टिगोन पल्स, जैसे बताया। लेकिन इंडिया ने भी क्या कर रखा है, चाइना को घेर रखा है, जैसे नेकलेस ऑफ डायमंड के द्वारा। ये क्या होता है नेकलेस ऑफ डायमंड, कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है अनीमिया मुक्त भारत। रिसेंटली क्या करा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ ने क्या करा है, फैमिली वेलफेयर ने प्रोवाइड कराई है इन्फॉर्मेशन ऑन अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी को लेकर। ये 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था अनीमिया भारत स्ट्रेटेजी विद द टारगेट टू हम रिड्यूस करेंगे एनीमिया को, जो कि वल्नरेबल एज में, ग्रुप में और वीमेन में, चिल्ड्रन में देखने को मिलेगी। AMB क्या है, एक बेस्ड है लाइफ साइकिल अप्रोच है, जो क्या है देख सकते हैं ये आर्टिकल GS पेपर 2 में हेल्थ से इम्पोर्टेंट है। अब हमने इसके लिए इनिशिएटिव क्या चला है, 6x6x6 स्ट्रेटजी हमने चलाई है। इसमें क्या होगा, 6 टारगेट बेनिफिशियल है, यानी कि 6 इंटरवेंशन होंगे, 6 इंस्टीट्यूशन होंगे और 6 टारगेट होंगे, जिसके अंदर अनीमिया को हम ख़त्म कर सकते हैं। अनीमिया क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होती है, नंबर ऑफ रेड सेल्स और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ब्लड क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को ले जाता है पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होती है, ये रेड ब्लड सेल क्या होती है जिस इंसान में कम हो जाती हैं, उसमें क्या होता है, अनीमिया बीमारी आ जाती है। ये आयरन डिफिशियंसी की वजह से होता है अनीमिया। थ्रो देयर कंडीशन सच एज फोलाइट, विटामिन B12 एंड विटामिन A डिफिशियंसी की वजह से ये देखने को मिलेगा। क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस और पैरासाइट इन्फेक्शन इससे देखने को मिलेगा। इट इज़ इन सेवरल फॉर्म, ये एसोसिएटेड विद फैटिग, वीकनेस आ जाती है, ड्रोनेस आ जाती है। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 ने कहा था कि वुमेन और चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा एनीमिया बढ़ रहा है। अंडर फेज 1 to 2 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में सर्वे किया गया था कि बहुत सारा ये एनीमिया, बहुत ज़्यादा एनीमिया इंक्रीज़ हो रहा है। एनीमिया क्या होता है, ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट वाला हैंड ये रेड कलर का है, इसमें क्या है, रेड ब्लड सेल खूब है, और ये येलो सा जो रेड हैंड है, इसमें क्या है, रेड ब्लड सेल की डिफिशियंसी है, या आयरन की वजह से डिफिशियंसी देखने को मिलती है। अब गवर्नमेंट हमारा इनिशिएटिव क्या चला रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, एनीमिया को। हेल्थ जो है हमारा स्टेट सब्जेक्ट में आता है। आप जानते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बताई गई हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जिस पर स्टेट कानून बनाती है, यूनियन लिस्ट जिस पर यूनियन यानी कि गवर्नमेंट कानून बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर यूनियन और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। तो हेल्थ क्या है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करे, इम्प्लीमेंट करे नेशनल प्रोग्राम को और ग्रोथ करे, यानी कि एनीमिया को घटाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली सर्वे ने बताया था कि फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं हम किस चीज़ को, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट WIFS ये प्रोग्राम चलाया गया था चैलेंजिंग ऑफ हाई प्रिवेंस एंड इंसिडेंस ऑफ एनीमिया को रोकने के लिए। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मदर चाइल्ड टैकलिंग सिस्टम भी ये चलाया गया था। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंट फॉर रिपोर्टिंग एंड टैकलिंग द केसेस ऑफ द एनीमिया। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट वीमेंस में आपको देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ JCPOA मतलब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम ईरान डील और P5+1 डील भी कहते हैं। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, द US हैज़ रिस्टोर्ड सैंक्शंस वेवर्स टू ईरान, यानी कि US क्या कर रहा है, ईरान पे से क्या कर रहा है, सैंक्शन को हटा रहा है। इससे क्या होगा, उसका इंटरनेशनल न्यूक्लियर कोऑपरेशन प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा। ये क्या हुआ था, ये मुद्दा क्या है, 2015 में, यानी कि जब बराक ओबामा का टाइम था, तो उन्होंने क्या करा था, सैंक्शन क्या कर रहे थे, हटा दिए थे, कार्सा के सैंक्शन उससे ईरान से हटा दिए थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने P5+1 से प्लस कंट्रीज़ के साथ कार्सा के सैंक्शन कर दिए, फिर ईरान पर लगा दिए। किस लिए लगाए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट वो कर रहा था। फिर जो बाइडेन आए, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा के टाइम पर, वो बहुत इन्फ्लुएंस थे उनसे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, फिर कार्सा के सैंक्शन उनसे हटा दिए। अब देख लेते हैं, अलाउ अदर कंट्रीज एंड कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन ईरान सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई भी सिविलियन पार्टिसिपेट कर सकता है। द वेवर्स वर रिकॉर्डेड बाय द US इन 2019 एंड 20, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसका बैकग्राउंड अभी हमने समझा, बैकग्राउंड क्या है इसका, JCPOA का। ये 2015 में बनाई गई थी ईरान एंड P5+1 कंट्रीज़ के बीच में। चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, द US एंड UK आपको इसमें देखने को मिलेगा। जर्मनी इसमें एक्स्ट्रा है, जबकि चाइना, फ्रांस, रसिया, UK एंड US आपको UNSC के परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे।
इट हैपन ड्यू टू द बैक चैनल्स टॉक्स बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जैसे इसको भी मैंने आपको बताया उन्होंने हटा दिए थे। क्वाइटली ब्रोक्ड बाय द ओमान ने इसको इन्फ्लुएंस किया था। द JCPOA obligated ईरान टू एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स द यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम। देख लेते हैं ये क्या है इसका। व्हेन डोनाल्ड ट्रंप बिकम प्रेसिडेंट, जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे तो उन्होंने क्या करा था, इस चीज़ पर सैंक्शन लगा दिए थे। द यूएस डिसीजन वाज क्रिटिसाइज, बहुत सारे JCPOA ने क्या करा था, यूएस के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया था और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने इसको क्या दिया था, सर्टिफाइड किया था। देख लेते हैं इसको टेंशन क्या है इसको लेकर। यूएस पुश अहेड विद एन यूनिलैटरल सैंक्शंस वाइडनिंग इट्स स्कोप टू कवर नियरली ऑल ईरानियन बैंक कनेक्टिंग टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स। फर्स्ट ईयर आफ्टर द यूएस ने विड्रॉल कर लिए थे। ईरान रिस्पॉन्स वाज म्यूटेड। E3 फ्रांस, जर्मनी और यूके ने उसके साथ क्या करा, जब उसके ऊपर काट सा सेंक्शन लग गए थे उसके बाद भी उसके साथ क्या करा, भरपूर ट्रेड किया। और यूरोपियन यूनियन ने प्रोमिस टू फाइंड वेज टू माइग्रेट टू द यूएस डिसीजन। देख लेते हैं। एज पर द सैंक्शन बिगेन टू हर्ट, ईरान शिफ्टेड टू एन स्ट्रेटजी ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। उस पर बहुत सारी कंट्रीज का रेजिस्टेंस लगा दिया था कि उससे कोई अब ट्रेड नहीं करेगा। अब देख लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा JCPOA का। तो स्टेशन ऑफ एन JCPOA में ईज मैनी रिस्ट्रिक्शंस ओवर द ईरानियन रिजाइम, यानी कि ईरान से हमारा क्या होगा, ट्रेड अच्छा होगा, जो कि पहले नहीं अच्छा हो पा रहा था। देख लेते हैं। बूस्ट टू ए रीजनल कनेक्टिविटी, इससे क्या होगी, अब हमारी बढ़ेगी। आप जानते होंगे कि चाबर पोर्ट आपको ईरान में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी अब तक। लेकिन ये जो अब हटे हैं JCPOA कार्ड से सेंक्शन हटे, इससे क्या होगी, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिलेगी। रिमूविंग सैंक्शन में रिव्यू इंडियाज इंटरेस्ट इन चाबर प्रोजेक्ट, बंदर अब्बास पोर्ट एंड अदर प्लान्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। दिस वुड फर्दर हेल्प इंडिया टू न्यूट्रलाइज दी चाइनीज़ प्रेजेंस इन ग्वादर पोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया भी। इससे क्या होगा, INSTCB ग्रोथ होगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जैसे मैंने आपको बताया देख सकते हैं चाबर पोर्ट। इससे क्या होगी, इंडिया के कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिलेगी। और INSTC देख सकते हैं आप, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इससे क्या होगा, इसमें भी ईरान का पार्ट आता है, ईरान की कैपिटल तेहरान आपको देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, ट्रेड और भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है पर्वतमाला स्कीम। रिसेंटली क्या करा है, यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी कि जो बजट आया है 2022 में, उसने क्या किया है, 23 अनाउंस की हैं नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम पर्वतमाला स्कीम भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि हम हिलीज एरियाज़ पे क्या करेंगे, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे। देख लेते हैं स्कीम। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में एंड GS पेपर 3 में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हैं आप, ये इसको क्या बोलते हैं, केबल कार बोलते हैं, जिससे हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जा सकते हैं। ये स्कीम क्या है, स्कीम विल बी टेकन अप, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगी, यानी कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में स्कीम चलेगी। विल बी एन प्रीफर्ड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव इन अ प्लेस ऑफ एन, जैसे हम रोड बनाते हैं, रोड्स में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है एरियाज हिलीज एरिया में बनाने के लिए, तो स्कीम क्या होगी, ये अच्छी होगी। द आइडिया इज टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी, इससे क्या होगी, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और कन्वीनियंस होगा कम्यूटर्स बिसाइड प्रमोटिंग टूरिज्म, इससे क्या होगा, टूरिज्म बनेगा। ये स्कीम क्या है, बहुत सारे आपको स्टेट में भी देखने को मिलेगी, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो जिन्हें हम 7 सिस्टर भी बोलते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम 8 रोपवे बनाएंगे। रोपवे प्रोजेक्ट जो कितने लेंथ के होंगे, 60 किलोमीटर लेंथ के आपको देखने को मिलेंगे 2022-23 में। देख लेते हैं। अब जो ये रोपवे बनने हैं, इनको नोडल मिनिस्ट्री यानी कि इनको कंट्रोल कौन करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मोर्थ इनको कंट्रोल करेगी, जिसपे रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि वो डेवलपमेंट करे रोपवे को, अल्टरनेटिव मोबिलिटी सोल्यूशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन कंस्ट्रक्शन रिसर्च एंड पॉलिसी को उस एरिया में क्या करे, डेवलपमेंट करे। फरवरी 2021 जो भी जा चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में क्या करा था, अमेंड किया था। इसमें मोर्थ में क्या करा था कि मोर्थ अब रोपवे के साथ साथ हाईवेज पर भी काम करेगी और उसका सॉल्यूशन भी बताएगी। द मूव विल गिव ए बूस्ट टू ए सेक्टर बाय सेटिंग अप ए रेगुलेटरी रिजाइम, इससे क्या होगा, एक सेक्टर बहुत अच्छा आपको मूव देखने को मिलेगा। मोर्थ हैज सो फार एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, जैसे हम रोड्स बनाते हैं, लैंड्स खरीदते हैं उसके लिए पहले, तो फिर उसके ऊपर रोड्स बनाते हैं। इसमें लैंड्स में खरीदने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कम पैसा लगेगा।
हैंस डिस्पाइट हैविंग ए हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर देन रोडवेज, रोपवेज क्या होंगे, प्रोजेक्ट अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इनकी अच्छी होगी, कॉस्ट में हैपन टू बी मोर इकोनॉमिकली देन रोडवेज, कॉस्ट कम लगेगी रोडवेज से। फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, एरियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, रोपवे हैव एन एडवांटेज ओवर रोडवेज प्रोजेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, एक आपको एक स्ट्रेट सी लाइन देखने को मिलेगी जो दो पहाड़ को कनेक्ट कर देगी, इसमें रोड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, यानी कि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई डस्ट नहीं उड़ेगी। लो डस्ट इमिशन, मटेरियल कंटेनर्स कैन बी डिज़ाइन एज टू रूल्स आउट एनी सोलिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कोई सोइल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। रोपवे प्रोजेक्ट अडोप्टिंग 3S ए काइंड ऑफ एन केबल कार, इसको हम केबल कार बोलते हैं, सिस्टम और इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसपोर्ट ऑफ 6000 से 8000 पैसेंजर आप इसमें पर घंटे ले जा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, जैसे भी हमने देखा सिग्निफिकेंस, तो और बेनिफिट देख लेते हैं। ये लॉन्ग रूट स्पेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसमें ना रिवर की ज़रूरत पड़ेगी, ना बिल्डिंग इसमें आएंगी बीच में, ना रेवेन्स आएंगे, ना रोड्स आएंगे, इसके बिना प्रॉब्लम के ये सब काम हो जाएगा। रोप्स गाइडेड आवर टावर्स, यानी कि टावर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लो स्पेस रिक्वायरमेंट है इसके लिए, यानी कि कम जगह की ज़रूरत है ग्राउंड पर। एंड नो बैरियर, ह्यूमन्स के लिए और एनिमल्स के लिए कोई इसमें क्या होगी, खतरा नहीं देखने को मिलेगा। इकोनॉमी क्या होगी हमारी, बूस्ट होगी। रोपवे हैविंग मल्टीपल कार्स, इनमें बहुत सारी कार्स लगेंगी। प्रोपेल्ड बाय ए सिंगल पावर प्लांट एंड ड्राइव मैकेनिज्म, इनका ये चल सकेंगे। ये रिड्यूस करेगा कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। द यूज ऑफ ए सिंगल ऑपरेटर फॉर एंटायर रोपवे इज ए फर्दर सेविंग इन ए लेबर कॉस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल्स। ए रोपवे अलाउज फॉर द साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। एबिलिटी टू हैंडल लार्ज स्लोप्स, रोपवेज क्या करेंगी, केबलवेज, केबल कैनल्स एंड कैन हैंडल लार्ज स्लोप्स एंड लार्ज डिफरेंस इन एलिवेशंस। रोड्स में क्या होता है, रेल रोड्स बनते हैं, उसमें क्या होता है, स्विच बैक्स और टनल्स बनाई जाती हैं, जबकि रोप्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर क्या होगी, केबल कार चलेगी और एक पार से दूसरे पार हम आसानी से जा सकते हैं। तो गाइस, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर कमेंट में दे। एंटी कन्वर्जन बिल इन हरियाणा, ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक ड्राफ्ट को रिलीज़ किया है कि वो क्या लेकर आ रहे हैं, हरियाणा प्रोवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022। इस बिल से क्या एम है, इस बिल का एम क्या है कि क्या चीज़ को प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा, रिलीजियस कन्वर्जन जो फोर्सफुली कराते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन्फ्लुएंस कर कोरेशंस कर जो रिलीजन्स को कन्वर्जन कराते हैं, ये उसको क्या करेगा, रोकेगा मैरिज के दौरान, मैरिज बाय मेकिंग इट एन ऑफेंस, ये एक ऑफेंस है। अदर स्टेट जिन्होंने इस चीज़ को भी लागू कर रखा है इस बिल को, वो कौन कौन से हैं, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड ने इस चीज़ को क्या कर रखा है, एंटी कन्वर्जन बिल को इम्प्लीमेंट कर रखा है अपने यहाँ। इसकी नीड क्यों है, व्हाट इज़ द नीड फॉर एंटी कन्वर्जन लॉज, इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ी, क्योंकि गाइस क्या होता है, नो राइट टू प्रोसेलिटाइज, यानी कि बहला फुसला कर क्या करते हैं लोग, कन्वर्जन करवा देते हैं किसी रिलीजियस का। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कन्फर तो करता है, हमें ये अधिकार तो देता है कि हम किसी भी रिलीजन्स को क्या कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, यानी कि फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रचार उसका कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर किसी को क्या करते हैं, फोर्सफुली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा देते हैं। द इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम ऑफ एन कंसेंस रिलीजियस कैन नॉट बी एक्सटेंड टू एन कंसिडर्ड कलेक्टिव राइट टू प्रोसेलिटाइज, यानी कि बहला फुसला कर उस चीज़ को क्या करा देते हैं, कन्वर्ट करा देते हैं। ये क्या हो रहा है, इसका फ्रॉडलेंट मैरिज हो रही है, यानी कि इससे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड तरीके से ये देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक जुडिशियल नोटिस ऑफ द सच इंस्टेंस। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, सच इंसिडेंट्स इन्फ्लुएंस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ऑफ द पर्सन इज ऑफेंस। अगर कोई फोर्सफुली किसी व्यक्ति का क्या करेगा, रिलीजन्स को कन्वर्ट कराएगा तो क्या होगा, उस पर एक ऑफेंस लगेगा। देख लेते हैं, अगर कोई अपने आप किसी रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहे तो उसका अधिकार है कि वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन फोर्सफुली किसी को आप क्या कर सकते हैं, रिलीजन अडॉप्ट नहीं करा सकते। देख लेते हैं इसके प्रोविजंस क्या हैं ड्राफ्ट बिल के। द बिल प्रोवाइड्स फॉर ग्रेटर पनिशमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट होगी किस चीज़ को, अगर हम कन्वर्ट करवाएंगे किस चीज़ को, माइनर्स को, छोटे को, वीमेंस को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, अगर हम किसी को कन्वर्ट करवाएंगे फिर किसी रिलीजियस में फोर्सफुली, तो उससे क्या होगी, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उस पर वेदर ए कन्वर्जन वाज नॉट अफेक्टेड थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन, से तो नहीं करा रहे हैं,
यूज ऑफ फोर्स से तो नहीं करा रहे हैं, अंडर इन्फ्लुएंस किसी के प्रभावित से तो नहीं हो रहा है, अलोरमेंट और एन फ्रोडेंट मीन्स बाय और बाय मैरिज और फॉर मैरिज ऑफ द पर्पज ऑफ मैरिंग ऑफ कन्वर्जन लाइस इन एक्यूज, उसको कन्फ्लिक्ट माना जाएगा। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ, अभी जैसे हमने देखा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ, देख सकते हैं बिसाइड इट प्रोवाइड फॉर डिक्लेयरिंग मैरिज नन एंड वॉइड, उसको मानी जाएगी मैरिज को जिसको फोर्सफुली कराया गया। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ, इंडिया में स्टेटस का क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 25 कहता है कि हमारे पास गारंटी है कि हम फ्रीडम है किस चीज़ के लिए, हम किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन नो पर्सन सेल फोर्स देयर रिलीजन बिलीव्स, यानी कि किसी को भी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम कि किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते फोर्सफुली किसी रिलीजियस में। एक्साइटिंग लॉ क्या कहता है, देयर हैज़ बीन नो सेंट्रल लेजिस्लेशन, हमारे पास कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए 1954 से। 1954 में क्या हुआ था, मल्टीपल ओकेजन प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था, लेकिन अप्रूव्ड वो पार्लियामेंट में नहीं हुआ था बोथ हाउसेज से। फर्दर इन 2015 में क्या हुआ था, यूनियन मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि वो क्या करेंगे, उनके पास कोई लेजिस्लेटिव कंपटीशन नहीं है किस चीज़ को, एंटी कन्वर्जन बिल को लेजिस्लेशन में पास कराने के लिए। एक साल से क्या हो रहा है, सेवरल स्टेट्स हैव इनेक्टेड फ्रीडम ऑफ रिलीजियस लेजिस्लेशन, क्या बहुत सारे स्टेटों ने इस चीज़ को शुरू कर दिया है कि हम अपने अंदर क्या करेंगे, एंटी कन्वर्जन बिल लाएंगे, जैसे भी हरियाणा में आया है। अब इसके फ़ायदे तो हमने देख लिए, लेकिन इसको क्या है, इसके बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, इश्यूज़ एसोसिएटेड विद एंटी कन्वर्जन लॉ, जैसे अनसर्टेन एंड वैगन टर्मिनोलॉजी, यानी कि कोई सर्टेन नहीं दिखता कि अगर कोई अपने आप से भी किसी धर्म को क्या करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसको भी क्या करा जाता है, उसको भी फोर्सफुली माना जाता है। ये इसका मिसयूज़ है, लाइक मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, एलोरमेंट प्रेजेंट्स ए सीरियस एवेन्यू फॉर मिसयूज, इसका मिसयूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट किसी मैरिज पर जो कन्वर्ट कर देते हैं। हदिया जजमेंट था सबसे पहले 2017 में, ये था कि किसी को भी फोर्सफुली क्या करेंगे, आप कन्वर्ट नहीं करा सकते रिलीजन्स पे। ये आर्टिकल 21 हमारा क्या कहता है, द प्रिंसिपल दैट द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ ए वन चॉइस इज इंटीग्रल टू, आर्टिकल 21 हमारा कहता है कि एक पर्सन के पास चॉइस है कि वो अपना मैरिज को एक्सेप्ट जैसे चाहे ऐसे कर सकता है। के एस पुत्तस्वामी और प्राइवेसी जजमेंट 2017 था, इसमें भी क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मेक डिसीजन इन विटल मैटर्स ऑफ कंसर्न टू लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के लिए कोई भी व्यक्ति तो इंडिपेंडेंट है कि वो मैटर्स में क्या कर सकता है, कंसर्न कर सकता है। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट आर्टिकल, नई रोशनी स्कीम, ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में एंड 1 में इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली क्या करा है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर ने क्या करा है, राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट ने कितने 26 करोड़ रुपए दिए हैं न्यू रोशनी स्कीम के अंडर लास्ट 3 ईयर्स में, 2018, 19 एंड 20 में अराउंड 1 लाख वीमेंस को इसमें क्या किया गया है, ट्रेंड किया है। हम आगे इसको समझते हैं क्या है स्कीम। व्हाट इज़ द नई रोशनी स्कीम, ये है क्या, नई रोशनी स्कीम क्या है, एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा, माइनॉरिटीज़ वीमेंस को स्किल सिखाई जाएंगी, उनको टेक्नोलॉजी, उनको टूल्स, उनको ये सब चीज़ सिखाई जाएंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस चीज़ की। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर वीमेन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जिनकी एज ग्रुप कितनी होगी, 18 से 65 होगी। ये स्कीम 2012-13 में स्टार्ट की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने जैसे बताया, नेबर्स फ्रॉम अदर कम्युनिटी लिविंग इन द सेम विलेज लोकेलिटी, उनको प्रोवाइड की जाएगी नॉलेज, टूल्स, टेक्निक्स, इंटरेक्ट होगा गवर्नमेंट सिस्टम के साथ, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन में उनको क्या हुआ, लेवल्स पर लाया जाएगा। ये रन हुई थी किसके साथ, एनजीओ के साथ, बहुत सारी एनजीओ के साथ, सिविल सोसाइटीज़ एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ पूरी कंट्रीज में ये रन हुई थी। ये इंक्लूड्स करता है वेरियस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लाइक लीडरशिप ऑफ वुमेन्स, एजुकेशनल प्रोग्राम, हेल्थ एंड हाइजीन बनाएंगे उनको, स्वच्छ भारत की स्किल्स उनको देंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी उनको बताएंगे, लाइफ स्किल्स उनको बताएंगे, लीगल राइट्स ऑफ वुमेन, डिजिटल लिटरेसी एंड एडवर्सरी फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज उनमें लाएंगे। देख लेते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन एम्पावर करेंगे हम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम एम्पावर यानी कि पावर देंगे वुमेन्स को, परसेज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इक्वलिटी, जिससे क्या होगी, हमारे आर्टिकल में जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि सभी क्या है, समान है, तो उससे क्या होगी, इक्वलिटी हमारा बढ़ेगा। बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ए क्रिटिकल एलिमेंट इन आवर फाइट फॉर पॉवर्टी, लेकिन इससे क्या होगी, पॉवर्टी भी रिडक्शन होगी, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी बिजनेस में, क्या होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एंड स्ट्रेंथन होगी सिविल सोसाइटी। वुमेन चिल्ड्रन आर ऑलवेज दी वर्स्ट सफ़र इन अ पॉवर्टी, बहुत सारे वीमेंस एंड चिल्ड्रन किस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, पॉवर्टी में। फैमिली एंड नीड सपोर्ट, उनको क्या है, फैमिली की और
सपोर्ट की ज़रूरत है। एम्पावरिंग वुमेन स्पेशली मदर्स को इज़ एवन मोर इम्पोर्टेंट एज इट इज़ ए होम दैट ही नोर्स। देख लेते हैं अदर स्कीम्स जो सरकार ने चलाई हैं माइनॉरिटी वीमेन के लिए। उसमें सबसे पहले आती है गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, सीखो और कमाओ, बेगम हजरत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप, नए मंजिल और एक है उस्ताद की फॉर्म में अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रांजिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। आर्टिकल है इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मीटिंग। ये आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी क्या करा है, इंडिया ने एग्री किया है कि वो प्रोवाइड कराएंगे किसको, श्रीलंका को। क्या करेगी श्रीलंका? एक यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बनाएगी, जैसे हमारा आधार कार्ड है, तो इंडिया क्या होगा उसमें उसको हेल्प करेगी उसको बनाने के लिए। दूसरा क्या है, बोथ साइड ऑल्सो डिस्कस द फिशरमैन इशू। जैसे आप सब जानते होंगे फिशरमैन इशू इंडिया और श्रीलंका के बीच में चलता ही रहता है। और हम क्या प्रोवाइड कराएंगे श्रीलंका को? फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2.4 बिलियन यूएसडी टू श्रीलंका। पहले क्या हुआ था, ये 2021 की न्यूज़ है, इंडिया और श्रीलंका ने एग्री किया था कि हम क्या करेंगे, 4 प्रोलिस अप्रोच पे डिस्कस करेंगे, फूड पे, एनर्जी पे, सिक्योरिटी पे और श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, ये यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? ये क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, ये सिमिलर है इंडिया के आधार कार्ड की तरह। अंडर द प्रोपोज यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क श्रीलंका क्या होगा, इससे एक्सपेक्ट करेगा कि इंट्रोड्यूस करे अपना खुद का पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिवाइस, जो किस चीज़ पर बेस्ड होगा, बायोमेट्रिक डाटा पे, जैसे कि थंबनेल वगैरह होते हैं, हमसे जो ऑपरेट हो सके। डिजिटल टूल बनाएगा श्रीलंका जो आइडेंटिटी हो सके उसकी अपनी खुद की साइबर स्पेस में। व्हाट इज द रिसेंट इकोनॉमिक सपोर्ट जो इंडिया श्रीलंका को दे रहा है? 2022 जनवरी में हमने क्या करा था, इंडिया को प्रोवाइड कराया था क्रोशियल इकोनॉमिक सपोर्ट, जो कि आइसलैंड नेशन में कराया था। सेवरल डॉलर क्राइसिस हमने उसको दिए थे, जिससे क्या हो सके, माइट लेड टू सडन डिफॉल्ट एंड सेवरल shortage of essential in the import relevant country. The relief extended by India from the beginning of this year, total हमने इसको कितना दिया है, कितना रिलीफ प्रोवाइड करा है श्रीलंका को? 1.4 बिलियन और 400 करेंसी स्वैप यानी कि एक्सचेंज ऑफ मनी हमने इससे किया है। यूएसडी 500 मिलियन हम इसका देंगे, लोन में देंगे, जिससे क्या हो, लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि उधार देंगे, जिससे क्या हो, इसका इम्पोर्ट फ्यूल का हो सके। श्रीलंका इज फर्दर नेगोशिएटिंग यूएसडी 1 बिलियन असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू हेल्प द कंट्री फेसेस एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इसका स्टैंड क्या है बायलैटरल रिलेशन में, यानी कि दोनों के रिलेशन आपको बायलैटरल में कैसे देखने को मिलेंगे। टेक फॉरवर्ड म्यूचुअल बेनिफिशियल प्रोजेक्ट, इंडिया क्या करता है, प्रपोज करता है एनहेंस के दोनों की क्या हो सके, ए और सी में कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव दोनों साथ चला सके। स्टेप टू इनहेंस श्रीलंका एनर्जी सिक्योरिटी, कीपिंग द नेबर्स शेयर्ड मैरीटाइम डोमेन सेफ फ्रॉम द वेरियस कॉन्टेम्परेरी रीड्स देखने को मिलेगा कोविड-19 पैंडेमिक में। मेजर इशूज क्या है इंडिया और श्रीलंका को देखकर देख लेते हैं। व्हाट आर द सम मेजर इशूज इन इंडिया श्रीलंका रिलेशन? आप जानते होंगे किलिंग ऑफ फिशरमैन का एक हमेशा इशू रहता है ये दोनों कंट्रीज के बीच में। और 2019-20 में क्या करा था, इंडिया ने हमारे 284 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया था। इसमें से उसने क्या कर लिया था, 53 इंडियन बोट्स को भी अपने अंदर ले लिया था श्रीलंकन अथॉरिटी ने। देख लेते हैं आगे क्या है, ये क्या करता है, और एक और डिस्प्यूट क्या रहते हैं, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल का प्रोजेक्ट एक डिस्प्यूट रहता है। जैसे कि क्या करा था, इंडिया ने श्रीलंका से कहा था कि हम क्या करेंगे, आपके यहाँ ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन हुआ था, लेकिन उसने लास्ट टाइम पे क्या करा, उस चीज़ को मना कर दिया, क्योंकि क्या हुआ, वेस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट हमें बनाने को दिया और उसके ही डिस्प्यूट क्या रहा, उसके लेकर डिस्प्यूट क्या रहा कि उसने क्या करा, वो वेस्ट ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया, जो कि ईस्ट कोस्ट टर्मिनल इंडिया को देना था। अब जो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट है वो क्या कर रहा है, अडानी ग्रुप बना रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, यानी कि चाइना ने बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा है, कितना 23.6% फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रखा है श्रीलंका के अंदर, जबकि हम उसका आधा ही इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर कर पा रहे हैं, 10.4%। ये देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया ने चाइना ने किस तरीके से इंडिया को घेर रखा है। यहाँ पर सी पैक देख सकते हैं, पीओके वाले रीजन में सी पैक पाकिस्तान बना रखा है, और मालदीव में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। श्रीलंका में तो हम्बन तोता पोर्ट उसने 99 लीज पर ले रखा है। म्यांमार में बहुत सारा उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन इस चीज़ को टैकल करने के लिए इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव अपना चला रखा है, जिसको हम नेकलेस ऑफ डायमंड कहते हैं। इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से डायमंड के शेप में हमने क्या कर रखा है, चाइना को भी उल्टा घेर रखा है। जैसे चाबार पोर्ट ईरान में
खुद इंडिया ने बनाया है। एक दक्कन पोर्ट ओमान में आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ में बहुत सारा इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, वियतनाम, जापान और मंगोलिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी शेप से क्या कर रखा है, नेकलेस ऑफ डायमंड, यानी कि डायमंड शेप से हमने भी चाइना को टैकल करने के लिए उसको भी घेर रखा है। तो देखते हैं इन्हीं में बेटा बाप है तो हम तुम्हारे, इस तरीके से इंडिया ने भी चाइना को घेर रखा है। समृद्ध इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड और किसने, तीन बॉडी ने क्या करा है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने क्या करा, अनाउंस किया है न्यू पार्टनरशिप अंडर सस्टेनेबल असिस्टेंस टू मार्केट एंड रिसोर्स फॉर इनिशिएटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। समृद्ध इनिशिएटिव को चलाएंगे। इन तीनों ने क्या करा है, कोलैबोरेशन करा है कि फोकस करेंगे इनोवेशन अक्रॉस द हेल्थ केयर लैंडस्केप विद कॉमन गोल। जो हमारा क्या हुआ था, कोविड-19 की थर्ड वेव में क्या हो गई थी, हमारी हेल्थ पॉलिसी बिगड़ गई थी, हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ गया था। प्लानिंग कमेटी आप जानते होंगे, कमीशन किसके अंदर लाया गया है, किसको रिप्लेस करके लाया गया है, नीति आयोग उसकी जगह आया है थिंक टैंक, जिसको बोलते हैं, जनवरी 2015 में। देख लेते हैं समृद्ध इनिशिएटिव क्या है। ये 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था। इसमें प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट होंगे, इनोवेशन होगा, किस चीज़ का, समृद्ध ब्लेंडेड फाइनेंशियल फैसिलिटी हम डेवलपमेंट कराएंगे इंडिया में। पब्लिक एंड फंड्स इसमें रेज होंगे, कमर्शियल कैपिटल इसमें लगेगी। एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर हम वुल्नरेबल करेंगे, वुल्नरेबल लोगों के लिए, टायर 2 एंड टायर 3 चीज़ के लिए, अर्बन में और ट्राइबल रूरल एरियाज में भी। दिस इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड बाय टेक्निकल सपोर्ट, इसको इम्प्लीमेंट करेगा इस वाले इनिशिएटिव को बाय आईपीए ग्लोबल कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे यहाँ होगी मीडियम क्लास के लिए, मीडियम क्लास और लोअर क्लास के लिए। एक्सेलरेट करेंगे हम अडोप्शन ऑफ इनोवेशन एंड मार्केट बेस्ड हेल्थ केयर सोल्यूशन। मोबिलाइज करेंगे अपने रिसोर्सेज को हेल्थ केयर सिस्टम में, उसका सोल्यूशन भी देंगे। प्रमोट करेंगे लोकल एंड कंप्रेसिव सोल्यूशन को। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन एंड समृद्ध क्या करेंगे, विल लीवरेज करेंगे, इससे क्या होंगे, फंड जुटाएंगे, इससे क्या होगी, हमारी हेल्थ आपको अच्छी देखने को मिलेगी पब्लिक सेक्टर के द्वारा। एनहेंस करेंगे समृद्ध एफर्ट टू ईच वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए, यानी कि लोअर मिडिल क्लास के लिए। इसका करंट हमारे अंदर, हमारे इंडिया के अंदर क्या है, करंट सिनेरियो क्या है हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर। तो कोविड-19 में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन जब कोविड-19 आया तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या हो गया, फेल मार गया। हेल्थ केयर में इंडिया कितना इन्वेस्ट करता है, 3.6% ऑफ दी जीडीपी, जो कि आउट ऑफ पॉकेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर से देखने को मिलेगा। लेकिन टोटल जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर में सेंटर का, वो 1.29% देखने को मिलेगा जीडीपी का। जो ऊपर वाला था वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ था। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ब्रिक्स की कंट्रीज से, तो ब्रिक्स कंट्रीज से भी ये इन्वेस्टमेंट यानी कि बहुत कम देखने को मिलेगा। जैसे ब्रिक्स में आप देख सकते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील कितना करता है अपना हेल्थ केयर पे, 9.2% जीडीपी का, साउथ अफ्रीका 8.1%, रशिया 5.3% और चाइना 5%। और हम कितना करते हैं, 1.29%। ये बहुत कम देखने को मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज न्यूएस्ट मैमल, जिसका नाम है व्हाइट फिंक्ड मैक्यू, आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या करा है, एक न्यू मैमल फाइंड करा है। इसमें मैक्यू, इसका नाम आपको देखने को मिलेगा मैक्यू, और इसका साइंटिफिक नेम है मैकाका ल्यूगेंस, इसका नाम देखने को मिलेगा। इसको डिस्कवर किया था पहली बार चाइना में 2015 में। इसका एग्जिस्टेंस जब इंडिया में नहीं था। ये कहाँ पर मिला है हमें, एनजेव डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा। इससे क्या हुए हैं, डिस्कवरी हमारी क्या हो गई है, इंडिया के मैमल की काउंट कितनी हो गई है, 437 से 438 हो गई है। ये देख सकते हैं आप, फनी पिक्स, लुक केयरफुली, देयर 4 मंकी फेसिंग ईच अदर। व्हाट यूनिक, इसके बारे में यूनिक क्या है, इसके क्या आपको देखने को मिलेंगे, लॉन्ग हेयर और थिक हेयर देखने को मिलेंगे, इसकी नेक बड़ी देखने को मिलेगी, लॉन्गर टेल इसकी देखने को मिलेगी बाकी मैक्यू की स्पीसीज से। ये लास्ट मैमल है जो डिस्कवर हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में, और बहुत सारे अदर स्पीसीज मैक्यू के हमें मिल गए हैं, जैसे रेसस मैक्यूज रिपोर्टेड फ्रॉम द सेफ लैंडस्केप। पोटेंशियल थ्रेट क्या है, यानी कि इसके लिए थ्रेट क्या है, खतरा क्या है इसको लेकर। इसकी हंटिंग होती है, बहुत ज़्यादा इसकी हंटिंग देखने को मिलेगी और इसका एक्सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। लोकल्स फॉर कंजप्शन एंड हैबिटेट, इसका डिग्रेडेशन होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसको लिए हमें डेवलपमेंट करना होगा। दिस स्पीसीज इज नॉट कवर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के द्वारा, प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्पीसीज को कवर नहीं किया जाता था, लेकिन अब किया जाएगा। बिकॉज स्टिल नाउ, क्योंकि जानी ही नहीं थी, जब स्पीसीज ये फाउंड ही नहीं हुई थी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।